ब्लैक मैजिक, काला जादू, वैसे तो ये वर्ड्स ही काफ़ी आज की डेट में किसी को भी डराने के लिए, पर ब्लैक मैजिक में भी ऐसी 3 क्रियाएं जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, वो है मारन, मोहन और उच्चाटन। आज की कहानी एक ऐसी मारन क्रिया की कहानी है जो आउट ऑफ जेलेसी कराई गई, यानी जलन से कराई गई, पर वो दोनों यानी करने वाले और कराने वाले दोनों की मौत का कारण बनी। ये कहानी है मारन क्रिया के प्रतिशोध की। आइए चैनल का इंट्रो सुनते हैं और उसके बाद कहानी पे आते हैं। जय महाकाल दोस्तों, मैं मौली और मेरे चैनल अनटोल्ड क्राइम्स विद मौली में आप सभी का स्वागत है। मैं आप तक कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज लेकर आऊँगी जो आपका दिल, दिमाग और इंसानियत पे विश्वास तीनों हिलाकर रख देंगी। आज की कहानी दिल्ली के चांदनी चौक से है, एक बिजी मार्केट एरिया जहाँ पे 2 साड़ी की दुकानें आमने सामने थी। ये साड़ी की दुकानें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर्स इन दोनों साड़ी की दुकानों के ओनर्स ही होंगे, यानी कि रमन और सोहन और रमन वैसे तो कॉम्पिटिटर्स थे, बट इन दोनों को एक दूसरे को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं क्या बात थी, इनकी शुरू से कभी नहीं बनी। रमन की दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी और सोहन को ये चीज़ कभी भी टॉलरेट नहीं हुई। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर किसी दूसरे पे ज़्यादा भीड़ जाएगी तो पहले वाले को बुरा ही लगेगा क्योंकि उसका काम तो ठप ही हो रहा है। बट सोहन की प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सोहन की दुकान धीरे धीरे ठप होती जा रही थी। कोई भी कस्टमर नहीं आता था, कई दिन तो बोनी भी नहीं होती थी। प्लस उसके साथ सोहन की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई जब उसकी वाइफ और उसका बेटा दोनों कुछ अजीब सी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। बीमारियां भी ऐसी थी जो मेडिकली सब कुछ सही आता था, बट वो लोग कभी भी ऐसा लगता था कभी भी मर जाएंगे, इतने वीक हो चुके थे। और ब्रेन डेड वाली कंडीशन डॉक्टर ने कह दी थी कि इनकी बॉडी तो काम कर रही है, बट इनका ब्रेन मानने को तैयार ही नहीं है कि बॉडी सही से काम कर रही है। सोहन के घर हमेशा मातम सा ही मना रहा क्योंकि सोहन कभी इस चीज़ से उठ ही नहीं पाया। यहाँ दुकान का लॉस और वहाँ फैमिली का लॉस, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में आखिरकार हो क्या रहा है। वहाँ रमन, उसका तो दिन ब दिन व्यापार चलता ही जा रहा था। रमन का घमंड तो इतनी हद तक बढ़ गया था कि वो सोहन की दुकान के बाहर आकर भी अपने पैम्फलेट्स फेंक के चला जाता था। एटीट्यूड प्रॉब्लम ना बहुत बुरी होती है। आपको नॉन बिलीवर से बिलीवर बनाने का जिम्मा उठाया है हमारे फेवरेट हॉरर क्रिएटर अक्षय वशिष्ठ ने। एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ अक्षय वशिष्ठ प्रेजेंट्स डेयर टू स्टे मायावी जाल, एक क्रीपी लोकेशन, सब्सक्राइबर्स, यूट्यूबर्स, हॉरर क्रिएटर्स और 2 इंडिया बेस्ट साइकिक मीडियम्स जो उस लोकेशन पे आपको नॉर्मल नहीं पैरानॉर्मल फील कराएंगे। तो वेट किस बात का, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे इंक्वायर कीजिए और हाँ, इंटरेस्टेड हो ना तभी इंक्वायरी करिएगा। अक्षय वशिष्ठ प्रेजेंट्स डेयर टू स्टे मायावी जाल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां सब्सक्राइबर और क्रिएटर्स दोनों साथ मिलकर क्रीपी लोकेशन पे कुछ ऐसे टास्क करेंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस करेंगे जहां एलिमिनेशंस भी होंगी, ग्रुपिज्म भी होगा और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। तो आप क्यों मिस कर रहे हैं? जल्दी से आइए, सब्सक्राइब करिए, रजिस्टर करिए और अपनी इंक्वायरी करिए। और एक और बात, जस्ट आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक नॉमिनल सी फीस है जो कि आपके एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस और आपके रहने सहने के लिए रखी गई है। सो प्लीज, नॉन बिलीवर हो ना, आई चैलेंज यू, बिलीवर बन के निकलोगे। डेयर टू स्टे। खैर, सोहन को नीचे लगाते लगाते रमन को ये लगने लगा था कि वो बहुत तरक्की कर रहा है, उसे कोई भी नीचे नहीं उतार सकता। वहां सोहन अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम से भी परेशान था। सोहन का एक फ्रेंड था मोहित ने सोहन को ये बोला कि क्योंकि ये चीज़ें डॉक्टरी इलाज से तो ख़त्म हो ही नहीं रही हैं, तो क्यों ना किसी स्पिरिचुअल हीलर या किसी तांत्रिक या किसी पंडित को दिखाया जाए, तो उससे पता चलेगा कि एक्चुअली तेरे घर में प्रॉब्लम क्या है। सोहन को लगा कि ये बात तो सेंसिबल नहीं है क्योंकि वो भी नॉन बिलीवर था, बट उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए वो फाइनली एक अघोरी जी के पास जाता है मोहित के साथ। मोहित
सोहन उन अघोरी जी के सामने बैठे होते हैं। अघोरी जी हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ, सब बर्बाद होने वाला है ना? अरे अभी तो सब खत्म भी होगा। सोहन को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही वो अघोरी जी के पास बैठा ही था, उस पर कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहाँ पे उसकी वाइफ एडमिट थी कि शी इज़ नो मोर। सोहन की ज़मीन खसक गई थी, उसकी रूह कांप गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, क्योंकि आज उसकी वाइफ की डेथ हो गई और वो एक ऐसी जगह बैठा था कि अपना गम भी खुल के बोल नहीं पा रहा था। अघोरी जी समझ गए थे कि काम हो चुका है। अघोरी जी ने सोहन को कहा कि अभी बेटा तू घर चला जा, हम तेरे से 13वीं के बाद बात करेंगे। तू ये सारे रिचुअल्स अच्छे से निभाइयो, बट 13वीं के बाद 14वें दिन तुझे मेरे पास आना है, अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा सही सलामत रहे। सोहन बहुत डर गया था इस सब से। खैर वो घर जाता है, अपने सारे रिचुअल्स करता है और उसके बाद 14वें दिन वो अघोरी जी के पास पहुंचता है। अघोरी जी के पास पहुंचने के बाद वो सोहन से पूछते हैं कि सब कुछ हो गया, ठीक है, अब बारी तेरे बेटे की है, अपने घर में कोई काली पोटली ढूंढना शुरू कर। सोहन को समझ में नहीं आया कि कौन सी काली पोटली, उसने तो कभी देखी ही नहीं थी अपने घर में कोई काली पोटली। तो अघोरी बाबा ने उसे बताया कि तेरी पूरी फैमिली पर और तेरे पर मारन क्रिया का प्रयोग किया गया है और ये सारा सामान किसी काले कपड़े में बांधकर तेरे घर में कहीं छुपाया गया है। सोहन ने कहा, मैं अपने पूरे घर को अच्छे से जानता हूँ बाबा, मेरे घर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी भी नहीं देखा। तो उन बाबा ने बताया कि वो पोटली तेरी बीवी ने देखी थी और उसके बाद उसके आखिरी दिन शुरू हुए थे। सोहन ने डरते हुए बाबा से पूछा कि ऐसा ऐसा क्या था बाबा उस पोटली में? उस पोटली में तेरी मौत लिखी है। सोहन को अभी भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। खैर सोहन ने बहुत रिक्वेस्ट करी और उन बाबा को बोला, प्लीज़ क्लियरली मुझे बताओ कि आखिरकार बाबा जी बात है क्या। तो बाबा जी ने ये बताया कि तेरे पे मारन क्रिया कराई गई है और एक काली पोटली में वो सारा सामान बांधकर तेरे घर में छुपाया गया है और ये क्रिया किसी और ने नहीं, रमन ने कराई है। सोहन के होश उड़ गए, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रमन इतनी हद तक गिर जाएगा कि वो उस पर मारन क्रिया कराएगा। सोहन ने बाबा जी से बहुत रिक्वेस्ट करके ये पूछा कि बाबा जी उसने ऐसा किया क्यों? तो बाबा जी ने ये बताया, तेरी सुख समृद्धि खाने के लिए तुझे मार्केट से ही ख़त्म करना चाहता था वो, उस मार्केट का राजा बन के बैठना चाहता था रमन। इसीलिए पहले काला जादू उसने अपनी दुकान पर कराने की कोशिश करी जिससे उसका व्यापार सही हो, बट उसके व्यापार में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि तेरी दुकान फिर भी फुल फल रही थी, कस्टमर तेरी दुकान पे भी जा रहे थे, बट उसे तेरी दुकान पे चढ़ते हुए कस्टमर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। इसीलिए रमन ने एक मारन क्रिया का प्रयोग किया और वो तेरे पे कराया गया। सोहन को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। सोहन को लग रहा था ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट बाबा जी वॉज डैम श्योर। बाबा जी को था कि हाँ यही हुआ है। अब इसके 2 तरीके उतारे के, पहला कि वो क्रिया उस पर वापस की जाए, दूसरा वो काली पोटली का ढूंढना जरूरी है और उसको जलाया जाए। सोहन ने ना पहला तरीका चुना, क्योंकि ये बात थी बदले की, मारन क्रिया का बदला मारन क्रिया से। सोहन ने अघोरी बाबा को बहुत रिक्वेस्ट करी और उन्हें मना लिया कि जो कुछ उसने मेरे पे कराया है वो कुछ वापस उस पे हो जाए। सोहन अपने घर में जाता है और वो पूरा घर छान मारता है और वो काली पोटली उसके बेडरूम में गद्दे के नीचे बेड बॉक्स के अंदर मिलती है। होश तो तब उड़ जाते हैं जब उस काली पोटली को खोला जाता है। उस काली पोटली में से इंसानी हड्डियाँ, सिंदूर, चावल और कुछ बाल मिलते हैं। ये बाल सोहन की वाइफ के थे। सोहन की तो ज़मीन खसक गई धरती। क्यों? क्योंकि उससे तो कभी रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मेरी वाइफ तक ये चीज़ें कैसे आ गई, मेरी वाइफ के बाल कैसे चले गए। खैर उसने वो सामान बटोरा और वो अघोरी बाबा के पास जाता है। अघोरी बाबा वापस वो सामान जो भी वो क्रिया करते हैं उन्होंने उतारा करा और वो उस चीज़ को दोबारा सोहन को दिया कि रमन की दुकान के बाहर छोड़ आना। सोहन ने रमन की दुकान के बाहर वो पोटली चुपचाप छोड़ दी। सोहन बहुत खुश था
क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो अब रमन के साथ होने वाला था। पर कहानी तब पलट जाती है जब सोहन का छोटा बेटा रवि बहुत तेज बुखार में उस रात तपता रहता है। ये वही रात थी जब सोहन रमन की दुकान के बाहर वो पोटली छोड़ के आया। सोहन को समझ में नहीं आया क्योंकि उसने तो ये सब उसके लिए किया था ना, तो कायदे से अब उसके घर से ये सारी चीज़ें उतर कर रमन के पास जानी चाहिए थी, क्योंकि अघोरी बाबा ने तो यही बताया था। पर हुआ कुछ और। इस बार सोहन का बेटा उसकी जलन की बलि बना। सोहन के बेटे को इतनी तेज़ बुखार हुआ कि उसकी दिमाग की नसें फट गई और उसकी आंखों से सिर्फ खून ही खून बह रहा था। वो रात सोहन को भी अपने बेटे को देखा नहीं जा रहा था। वो इतना परेशान हो गया कि उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। सब में पढ़कर उसे तो दुकान बंद कर कर कहीं दूर चले जाना चाहिए था, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। सोहन भागता हुआ अपने अघोरी बाबा के पास वापस जाता है, अपने बेटे को हाथों में उठाकर। भरी रात में सोहन उस अघोरी बाबा के पास पहुंचता है और अघोरी बाबा को बताता है कि आज मेरे बेटे के साथ ये हालात हुए, आप तो कह रहे थे कि सारी चीज़ें छूट जाएंगी। पर अघोरी बाबा ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसका कभी उसको अंदाज़ा भी नहीं था। अघोरी बाबा ने कहा कि रमन ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहले ही कार्ड तैयार रखी है और उसकी फैमिली का सारा कवच बना हुआ है, इसलिए ये सारा टोटका वापस तुम पे पड़ गया। तो जो चीज़ उतारी जा सकती थी बदले की आग में, उसे वापस करने के चक्कर में उसने फिर से अपने बेटे को भी गवा दिया। सोहन बहुत निराश हो चुका था। उसे समझ में नहीं आया और उसके पास अभी एकमात्र सहारा वही अघोरी बाबा थे। बदला अभी भी ठंडा नहीं हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। सोहन ने फिर अघोरी बाबा को कहा कि अब आप कुछ ऐसा करो कि ये काट सब खत्म हो जाए और सीधा रमन टारगेट हो। मुझे उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो उसने मेरी फैमिली ख़त्म कर दी, पर मुझे उसकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। पर आप रमन को ज़रूर हानि पहुंचाना। खैर, अगले दिन खबर आती है कि रमन को पैरालिटिक अटैक होता है। ना वो कुछ सुन पा रहा है ना कह पा रहा है, बस आंखें खोल के पड़ा हुआ है। खैर, सोहन को जब ये बात पता चलती है, खुश तो वो बहुत होता है, बट उस रात को सोहन भी गायब हो जाता है। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली और रमन आज भी पैरालिटिक है। दोनों दुकानों के शटर बंद है। कहते हैं चांदनी चौक के रात को, वैसे तो वो बिजी मार्केट है, बट रात को अभी भी लोगों को कहीं कहीं साए देखने को मिले हैं। एंड यू नेवर नो कि उनमें से एक साया शायद सोहन का ही हो, जो रमन को आज भी ढूंढ रहा है। ये मारन क्रिया का बदला और ये काट और ये उतारा कैसे उल्टे पड़ जाते हैं, ये आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगी कि हर चीज़ लॉजिकली सॉल्व की जा सकती है। कि काला जादू करके किसी की सुख समृद्धि खाना और किसी की जलन से किसी की प्रोग्रेस नहीं देखना और उस पर ये सब टोटके करवाना, सिर्फ उसकी लाइफ स्टेक पे नहीं है, आपकी लाइफ भी स्टेक पे है और आपकी फैमिली की भी। तो अगली बार ध्यान से किसी की बुरा सोचिएगा, या किसी के लिए अगर आप बुरा कराने जा भी रहे हैं ना, 300 बार सोचना, पता नहीं कौन सी चीज़ कब उल्टी पड़ जाए। आज की कहानी यहीं तक की। जय महाकाल। मैं मौली और मैं चाहती हूँ आप मेरी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, उस पर भी हम बहुत सारी रील्स वगैरह अपडेट करते रहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयर करना है। ये सारी कहानियाँ एक अच्छी रिसर्च के बाद ढूंढी गई हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, और आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय महाकाल।